गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट जैव प्रक्रम चैप्टर का रिवीजन है। आप पिछले काफ़ी टाइम से बच्चों इसी चैप्टर के काफ़ी वर्कशीट्स को कर चुके हैं। ये चैप्टर बच्चों हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस वर्कशीट में हमें इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ अपेक्षित प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इस पाठ के कुछ अपेक्षित प्रश्न। इस वर्कशीट को बच्चों 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, ये देखिए, सेक्शन बी और नीचे सेक्शन सी है। सेक्शन ए और बी जो है बच्चों इसमें 10-10 क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। तो टोटल हमारी इस पूरी वर्कशीट में 23 क्वेश्चन हैं। तो हम बारी बारी से इन सेक्शंस को करेंगे। पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 पर। सेक्शन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या है, देखेंगे सभी बच्चे। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, इसके लिए 4 ऑप्शंस हमें दी गई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। तो हम लोग सब बच्चे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? तो बच्चों ये आप अपनी वर्कशीट में कर चुके हैं। पाचन वाली जो वर्कशीट थी उसके अंदर आप कर चुके हैं इसके ट्रिप्सिन एंजाइम की भूमिका। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार यहाँ पर ये आंसर आगे लिखे हुए हैं तो यहाँ आप देख लेंगे कि ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होकर छोटी आंत में मिल जाता है और यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है, इसके लिए फिर से आप वहीं आ जाएंगे हम। तो ये देखिए आंसर में, श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा की मदद से एडीपी तथा फॉस्फेट अणु के मिलने से एटीपी बनता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिर से हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन होता है, किस में होता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं हमें। यीस्ट में, जीवाणु में, मानव मांसपेशी में या उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में। तो यीस्ट में हमेशा होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, बोहमन संपुट, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फ्रिक। तो इसमें से हमारा कौन सी ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा प्लेटलेट्स। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य को पूरा करना है, फिलअप्स हैं ये। तो इसमें वाक्य दिया हुआ है, इसमें इस पूरे वाक्य में 3 जगह पे ब्लैंक छोड़े हुए हैं आपके, तो आपको इन तीनों ब्लैंक्स में वर्ड, सही जो करेक्ट वर्ड है उसको फिल करना है। लसिका रुधिर के डैश के समान है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है। फर्स्ट वाले में आएगा प्लाज्मा। सेकंड है ये, लेकिन यह डैश, डैश में क्या आएगा? इसमें रंगहीन, लेकिन यह रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में डैश है। डैश में क्या आएगा? प्रोटीन। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट जो है आपका ब्लैंक, उसमें आप फिल करेंगे प्लाज्मा, दूसरे में करेंगे रंगहीन और तीसरे में करेंगे प्रोटीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी पौधे में जाइलम को निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? तो इसका आंसर हम नीचे देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर है कि ऐसा करने से उस पौधे में जल व खनिज का वहन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जाइलम जल और खनिज का वहन करता है, और जब जल और खनिज का वहन नहीं होगा तो जल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी उस पौधे में और भोजन भी नहीं बनेगा, और जब भोजन नहीं बनेगा तो इससे क्या होगा? इससे पौधा मर जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों फिर से हमारा ऑप्शन वाला एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाती है, उस रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा है इसका आंसर। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन है, फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला वाक्य जो है वो कथन का है। तो कथन क्या है कि रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, और इसका कारण क्या लिखा हुआ है कि गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो इसमें बच्चों आप देख रहे हो ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। तो और ए और आर दोनों सही हैं। आपको ये बताना है इसमें कि ए और आर दोनों सही हैं, और क्या आर जो है वो ए का यानी कारण जो है वो जो दिया गया है कारण आर जो है, क्या वो कथन ए के लिए भी सत्य है? तो आप देख रहे होंगे कि आर जो है वो ए के लिए सत्य है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम ए ऑप्शन जो है नीचे आपकी दी हुई है, यहाँ देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन की सही व्याख्या है। तो यानी इसकी ऑप्शन कौन सी? 10th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बच्चों इस तरह से ये हमारा हो गया सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पर। तो सेक्शन बी में भी हमारे इसी तरीके से 10 क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले, एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? तो इसका आंसर बच्चों नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेक्शन बी। सेक्शन बी का ये आपका क्वेश्चन है कि इसका आंसर है कि क्योंकि हमारी लार में जब हम ब्रेड का टुकड़ा खा रहे हैं तो हम उसको मुंह में डाल रहे हैं, तो मुंह में हमारे क्या है? लार है। हमारी जो लार है उसके अंदर एमिलेज एंजाइम होता है, जो कि ब्रेड में पाई जाने वाली जो मंड है, ब्रेड की मंड का पाचन करके उसे शर्करा में बदल देता है। और शर्करा, इसी शर्करा के कारण कुछ समय के पश्चात वो हमें ब्रेड का टुकड़ा जो है वो कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। अब हम आते हैं इसी सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और इसके क्या कार्य हैं? तो इसके लिए फिर से हमें वहीं जाना पड़ेगा। तो मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और इसमें से पित्तरस निकलता है जो कि भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और बड़ी वसा को छोटी वसा में तोड़ता है। तो इस तरह से यकृत के 2 कार्य हो गए, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना और बड़ी वसा को छोटी वसा में तोड़ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाई है। तो ये भी क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं अपने वर्कशीट में। तो ये देखेंगे ये तीनों क्रियाएं हमारी स्टेप वाइज यहाँ पर मैं लिखी हुई हैं मैंने। पहला स्टेप है क्लोरोफिल द्वारा 3 घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होती हैं। पहला जो क्रिया है वो है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। सेकंड स्टेप है जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। और थर्ड स्टेप है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये आपका मैं जो पढ़ रही हूँ वो ये वाला है आपका। इसके बाद है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दीर्घ्रोम के कार्य लिखिए। तो दीर्घ्रोम के कार्य के लिए यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। तो ये देखिए दीर्घ्रोम के कार्य हैं, दीर्घ्रोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाले, ये देखिए छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो कि भोजन की अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं? जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं। दिन में क्यों बंद रहते हैं मरुद्भिद पौधों में? क्योंकि अगर दिन के समय रंध्र या स्टोमेटा खुले होंगे तो इससे पानी जो है उसका बहुत लॉस होगा, और पानी का लॉस जो है वो मरुस्थलीय पौधों में वैसे ही आपको पता है कि पानी की कमी होती है। तो अगर वहाँ पर पानी का लॉस ज़्यादा होगा पौधों में से, तो पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो पानी जो है उनके अंदर स्टोर होके रहता है, तो इसलिए दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है कि अगर ये दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं तो व्याख्या करनी है आपको कि पौधे कब और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बच्चों पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ग्रहण करते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो मरुद्भिद पौधे हैं
ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है और भोजन के रूप में अंतिम उत्पाद बनता है। यानी रात के समय तो एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, एक मिडल प्रोडक्ट बनाते हैं, और दिन के समय फिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है तब भोजन बनता है और इस पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इस प्रकार से पूरी हो जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इस फ्लो चार्ट को आपको पूरा करना है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, तो अमाशय की भित्ति में जो जठर ग्रंथियाँ, अमाशय की भित्ति माने उसकी जो दीवार है, अमाशय की दीवार में, हमारा जो अमाशय है उसकी दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। तो वो जो स्राव या जठर रस जो निकल रहा है उसके अंदर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उन तीनों प्रकार के पदार्थों के नाम आपने लिखने हैं। ये ए में, बी और सी, ये 3 ऑप्शंस हैं। ए, बी और सी में पहले आपने यहाँ पर 3 पदार्थों के नाम लिखने हैं। ये ए, बी और सी कि जठर ग्रंथि में में से जो जठर रस निकल रहा है उसमें 3 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं। फिर यहाँ पर डी, ई और एफ, यहाँ पर आप लिखेंगे उन तीनों प्रकार के पदार्थों के कार्य। तो यानी कि इस फ्लो चार्ट में आपको ए, बी, सी, डी, ई और एफ इन 3 जगह पर आपने भरना है कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर है ये। तो इसमें ए में है हमारा पहला पदार्थ है HCl, दूसरा पदार्थ है हमारा पेप्सिन, तीसरा है हमारा श्लेष्मा। तो ए, बी और सी में हम ये 3 पदार्थों के नाम लिखेंगे। अब इसके बाद नीचे डी, ई और एफ, यहाँ पर इनके कार्य लिखने हैं। तो ये डी जो है यानी HCl का कार्य, ये 2 कार्य हैं HCl के। पहला है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना और दूसरा है बैक्टीरिया को मारना। उसके बाद है पेप्सिन का कार्य। पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन के पाचन में मदद करना। श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या करती है? श्लेष्मा बच्चों अमाशय की आंतरिक भित्ति की अम्ल से सुरक्षा करती है। तो अमाशय की जो अंदर वाली दीवार है वहाँ पर अम्ल, जो HCl अम्ल अमाशय के अंदर है, वो अंदर वाली जो अमाशय की भित्ति है उसको नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन श्लेष्मा जो है वो इस कार्य में इसकी मदद करती है, उसको सुरक्षित रखती है, उस भित्ति को सुरक्षित रखती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7, मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण ये है। तो मनुष्य के हृदय में से रक्त 2 बार गुजरकर अपना एक चक्र पूरा करता है, इसीलिए इस रक्त परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, धमनी और शिरा में विभेद कीजिए। धमनी और शिरा में अंतर बताना है। तो धमनी और शिरा में अंतर देखेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, तो ये है आपका, इसमें बच्चों 4 पॉइंट्स हैं धमनी और शिरा के अंतर के। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है धमनी में, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, सिर्फ फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। इसी तरीके से धमनी जो है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। पॉइंट नंबर 2, धमनी में वॉल्व नहीं होते और शिराओं में वॉल्व होते हैं। पॉइंट नंबर 3, धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि धमनियों में रक्त का दबाव अधिक होता है। शिरा जो है उसकी दीवार पतली होती है। पॉइंट नंबर 4, धमनी रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक लेकर जाती है और शिरा जो है वो रक्त को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लाती है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 9 पर। पदार्थों की ऊपरी मुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? तो ये 9th क्वेश्चन आपका है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक कर्षण बल उत्पन्न होता है और इसी कर्षण बल के कारण, कर्षण बल यानी कि जो खिंचाव बल है, तो इस कर्षण बल के कारण जाइलम द्वारा पानी लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है। अब इसके बाद आएंगे हम इसी सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 10 पर। मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया भी हम अपनी पिछली वर्कशीट में स्टेप वाइज पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार इसको देख लेंगे। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर कि यह प्रक्रिया नेफ्रॉन में निम्नलिखित चरणों में होती है। फर्स्ट है आपका अधिक दाब पर रक्त का केशिका गुच्छ से बोमन संपुट में जाना तथा बोमन संपुट में रक्त का छन्ना, छन्ना यानी कि निस्यंदन होना। सबसे पहले रक्त हमारा केशिका गुच्छ में जाता है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है। केशिका गुच्छ से बोमन संपुट में जाता है, तो यहाँ बोमन संपुट में रक्त जो है वो छन जाता है। उसके बाद बोमन संपुट से छन कर रक्त किस में जाता है, नलिकाकार भाग में, वृक्क का जो नलिकाकार भाग है उसमें जाता है। और यहाँ पर नलिकाकार भाग में उपयोगी पदार्थों का रक्त द्वारा अवशोषण, रक्त द्वारा पुनः अवशोषण हो जाता है। इसके बाद है जब ये उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण हो गया नलिकाकार भाग में, इसके बाद हमारा जो आगे जो पदार्थ जाएगा उसे हम मूत्र या यूरिन कहते हैं। तो ये जो यूरिन है हमारा संग्राहक वाहिनी में इसके बाद प्रवेश करता है। संग्राहक वाहिनी, ये देखिए संग्राहक वाहिनी में प्रवेश करता है। संग्राहक वाहिनी में जो जल है, अतिरिक्त जल जो होगा वो भी हमारे शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो उसका पुनः अवशोषण वापस हमारे शरीर में पुनः अवशोषण हो जाता है। तो इस प्रकार फाइनली जो यूरिन बनता है उसके अंदर यूरिया और यूरिक अम्ल ही केवल रह जाता है, उसकी मात्रा अधिक होती है और ये जो है हमारा फिर बाद में यूरिन या मूत्र जो होता है वो निष्कासित हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसी के साथ ही बच्चों हमारा सेक्शन बी जो है वो उसके क्वेश्चंस हमारे 10 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आपके ये 3 क्वेश्चन हैं इस सी पार्ट में। तो हम बारी बारी से इन क्वेश्चंस को करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मानव हृदय के व्यवस्थात्मक कार्ड दृश्य का चित्र बनाकर उस पर नामांकित करना है। फुफ्फुस धमनी, बायां अलिंद, महाशिरा, बायां निलय, महाधमनी, फुफ्फुस शिरा। तो ये आपका जो चित्र है आपका वर्कशीट में भी दिया गया था। आपकी जो वर्कशीट नंबर 28 थी उसके अंदर ये चित्र था। इसके अलावा आपका ये जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये चित्र दिया गया है। एनसीईआरटी में आपका है चित्र नंबर 6.10, ये आपका एनसीईआरटी में है, तो वहाँ से देखकर आप ये चित्र बना सकते हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में आपका है कि मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से कैसे भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मछली में रक्त परिसंचरण और मनुष्य में रक्त परिसंचरण, इस तरह से सेंटर में आप एक लाइन खींचेंगे और इसमें पॉइंट वाइज आप लोग अंतर लिखेंगे। पहला है मछली में रक्त परिसंचरण, इसके मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं लेकिन मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सेकेंड पॉइंट है मछली में रक्त हृदय में से केवल 1 बार गुजरता है और मनुष्य में रक्त जो है वो हृदय में से 2 बार गुजरता है। तो ये 2 मेन अंतर हैं जो कि आपको इस बी पार्ट के आंसर में लिखने हैं। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 2, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों को अंकित करना है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये चित्र भी आप लोगों ने पिछली वर्कशीट में बनाया होगा, तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं, या आपका ये जो एनसीईआरटी की बुक में चित्र नंबर 6.13 वहाँ पर बना हुआ है, तो वहाँ से देखकर भी आप इस नामांकित चित्र को बना सकते हैं। और इसमें ये सभी पार्ट्स जो आपके दिए हुए हैं इनको आपने नामांकित करना है, लेबल करना है। और इसके अलावा इन भागों के नाम भी, इन भागों के कार्य भी लिखने हैं। नाम तो लिखोगे, कार्य भी लिखने हैं। तो बी पार्ट में आपको यही बोला हुआ है यहाँ पर कि प्रत्येक नामांकित अंग का एक एक कार्य लिखना है ये। तो यहाँ पर कार्य आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कि इन अंगों के जो अंग आपने नामांकित किए हैं इनके कार्य क्या हैं। देखिए ये देखिए, वृक्क का कार्य है बच्चों मूत्र निर्माण करना। मूत्रवाहिनी का कार्य है इस निर्मित मूत्र को प्रवाहित करके मूत्राशय तक लेकर जाना। मूत्राशय का कार्य है मूत्र का भंडारण करता है,
जब तक इसका निष्कासन नहीं हो जाता, यानी जब तक ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। मूत्र मार्ग का कार्य है मूत्र का निष्कासन करना। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी एक बच जाता है इस वर्कशीट का। वो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर जलीय जीव और स्थलीय जीव। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जलीय जीव और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में क्या अंतर क्यों होता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो जलीय जीव और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दर में अंतर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जलीय जीव बच्चों जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी सांस लेने की दर या सांस लेने की जो स्पीड है वो अधिक होती है स्थलीय जीवों के मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वो कम होती है, तो इसीलिए उस ऑक्सीजन को लेने के लिए उसको जल्दी जल्दी, उन जीवों को जल्दी जल्दी श्वसन क्रिया करनी पड़ती है, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से अधिक होती है, क्योंकि पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस वर्कशीट में आपके टोटल 23 क्वेश्चंस हैं। तो ये 23 क्वेश्चंस सभी बच्चों ने करने हैं। थैंक यू।